प्रकाशिकी में आपका चल रहा था प्रिज्म में अपवर्तन। ये चैप्टर का नाम ही था बच्चों प्रिज्म में अपवर्तन। चूँकि ये जो किरण प्रकाशिकी है बच्चों, इसमें कई सारे खंड हैं और अपवर्तन से संबंधित प्रिज्म में जो अपवर्तन होता है इससे संबंधित 2 और 3 अंक वाले प्रश्न आज हम देखेंगे। मुख्य रूप से 1 और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा टास्क ये रहता है कि हम हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोज प्रोवाइड कर दें ताकि ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहा हो हमारे चैनल में और उसको दिक्कत जा रही हो। जैसे कि अदर स्टेट का बच्चा प्रॉब्लम में ना जाए और ऐसा ना लगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में बच्चों मैक्सिमम वीडियोज आपको देने की कोशिश करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हो गया, कुछ क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन वगैरह हो गया, ऐसे वीडियोज भी आपके लिए लाता रहता हूं। तो आप लोगों से बस उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख लिया करें। प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी वीडियो एडेड मिलेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, दूरदर्शी की नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है क्यों? देखो, नेत्रिका लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरणें उस लेंस से निकलकर आंख तक पहुंच जाए। अब हम जहां से देखना चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण प्रकाश किरणें हमारे आंख तक पहुंचे, इसलिए नेत्रिका लेंस को छोटा रखा जाता है ताकि उससे जो भी किरणें निकले हमारे आंख में प्रवेश कर जाएं। पता चला चौड़ा आप लेंस का प्रयोग कर लिए तो हमारा आंख बिल्कुल छोटा सा है और आप आंख से 4 गुना प्रकाश किरणें निकलेगी तो फिर पूरा का पूरा प्रतिबिंब हमारे आंख पर दिखाई नहीं देगा। इसलिए बच्चों नेत्रिका लेंस को हमेशा छोटा लिया जाता है, अर्थात नेत्रिका का द्वारक छोटा रखा जाता है। चीजें क्लियर हो गई कि भाई साहब, जैसे हमने कहा दूरदर्शी में 2 लेंस का प्रयोग करें। ये हमारे पास अभिदर्शक लेंस है बच्चों, यहाँ पर नेत्रिका लेंस है। हम यहाँ से देखना चाहते हैं किसी वस्तु को, ठीक है। अब पता चला ये बहुत बड़ा हो जाए, ये जो लेंस है ये वाला लेंस बहुत बड़ा जब हो जाएगा तो प्रकाश किरण निकलेगी तो आंख से बाहर चली जाएंगी। और यदि ये छोटा है, जब लेंस ही छोटा है तो द्वारक भी छोटा होगा, तो नेत्रिका लेंस का द्वारक छोटा रखा गया। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ से जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी और हमारे आंख तक पहुंचेंगी स्पष्ट रूप से और प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमारे आंख के अंदर बनेगा। भैया ये तो आकलन करते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, मुख्य रूप से प्रतिबिंब हमारे आंख पे ही पहुंचता है तो हम देख पाते हैं। वो तो फिर हम कल्पना कर लेते हैं कि प्रतिबिंब इतना दूरी पर होगा जिससे हमें वो दिखाई देता है। जैसे वस्तु मान लीजिए अनंत पर है, खगोलीय दूरदर्शी में हम पिंडों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वस्तु अनंत पर है, वहां से प्रकाश किरणें एक इस लेंस के द्वारा बनती है, फिर एक मतलब दूसरा इस लेंस के द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और मुख्य रूप से आवर्धित करके हमें दिखाई देता है, थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई दे देता है। ये चीज होती है बच्चों। चीजें क्लियर है, समझ रहे हो ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए, नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए, ये जो फोकस दूरी है इसकी फोकस दूरी, अब फोकस दूरी कम होगी मतलब लेंस ही छोटी कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जरा, आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी के लिए यहाँ पर m बराबर कितना होता है फार्मूला 1 + d/f। इन दोनों से रिलेशन क्या है? व्युत्क्रम है। यदि भैया फोकस दूरी कम कर दी जाए तो ऑलरेडी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। फोकस दूरी कम करेंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता कम हो जाएगा। एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, व्युत्क्रम, समझ रहे हैं ना? तो एफ ही यानी फोकस दूरी, एफ ही मतलब फोकस दूरी, इसका हम मान कम कर दें, इसका मान क्या कर दें? कम कर दें, तो एम का मान बच्चों बढ़ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें क्लियर है कि भाई साहब नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दूरदर्शी से अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी अनंत पर बनता है। यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने तब दूरदर्शी से क्या लाभ होगा? देखो, अनंत पर बनेगा तो कोण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और यदि कोण का मान बढ़ा तो हमें वस्तु बड़ा दिखाई देगा। दर्शन कोण का मान जितना बड़ा बनेगा, सिंपल है, वस्तु उतना ही हमें बड़ा दिखाई देगा। दर्शन कोण का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान के चलता हूं यहाँ पर एक छोटा सा वस्तु है, ठीक है, और इसका दर्शन कोण यहाँ पे बन रहा है, मान के चलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री। अब यही वस्तु यदि थोड़ा सा बड़ा होता तो दर्शन कोण का मान थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, मैं मान के चलता 40 डिग्री, तो ये प्रतिबिंब हमको बड़ा दिखाई देता। अभी इसमें से हमने देखा कि ये छोटा है, मान लो ए बी है, छोटा है, ये दूसरा मान लीजिए ए डैश बी डैश बड़ा हो गया तो इसका कोण ज्यादा बढ़ गया। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या कहा गया
कि दूरदर्शी के अनंत पर रखी जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब भी अनंत पर बने तो दर्शन कोण का मान बढ़ जाएगा, अंतरित कोण का मान बढ़ जाएगा और वस्तु आवर्धित रूप से दिखाई देगी, यानी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब दिखाई देगा। दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। फिर दूरदर्शी के क्या लाभ हैं बताओ जरा। दूरदर्शी से जो वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है, ऑलरेडी छोटा बनेगा भाई। सूर्य इतना बड़ा है, उसे देखना चाहोगे तो क्या सूर्य से बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब? ऐसा तो नहीं हो सकता है। नेत्र के पास बनता है और जिससे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बढ़ जाता है, इस कारण से हमें थोड़ा सा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला नंबर देखें क्वेश्चन, सामान्य समायोजन में दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या है? दो आपके पास लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक लेंस और एक फोकस लेंस, सॉरी नेत्रिका लेंस। एक आपका अभिदर्शक लेंस और दूसरा आपका नेत्रिका लेंस। दोनों की फोकस दूरी का योग FO मतलब ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा वहां से प्रकाश किरण, अभिदर्शक लेंस बोलेंगे। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी FO और आपका नेत्रिका का फोकस दूरी FE, दोनों का योगफल ही बच्चों कहलाता है हमारा सामान्य समायोजन के स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का मूल कार्य क्या है? दोनों में ऐसा कौन सा कार्य बिल्कुल एक समानता दर्शाता है? कुल मिलाकर के आवर्धित रूप से दिखाई देना। दूरदर्शी में भी हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं और सूक्ष्मदर्शी में हम पास की ही वस्तु को, सूक्ष्म वस्तुओं को हम बड़े आकृति में यानी आवर्धित रूप देखना चाहते हैं। तो दोनों का मान क्या भाई साहब? दर्शन कोण का मान बढ़ाना। हमने आपको पहले भी बताया, दर्शन कोण का मान यदि बढ़ा दिया जाए, आंख पर बनने वाला कोण का मान यदि बढ़ा दिया जाए बच्चों, तो फिर दर्शन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो हमें आवर्धित रूप से वो चीज दिखाई देगा, अर्थात थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। यही मेन कारण है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का मूल कार्य, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी दोनों में एक ही कार्य है मुख्य रूप से, कि जो हमारे आंख पर दर्शन कोण का निर्माण होता है उसके मान को बढ़ाना। यदि दर्शन कोण का मान बढ़ जाएगा बच्चों तो ऑलरेडी वस्तु जो है आवर्धित रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, यहाँ पर देखें आप लोग, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। खगोलीय दूरदर्शी किसे बोलते हैं? खगोलीय दूरदर्शी का मतलब ये होता है बच्चों कि आकाशीय पिंडों को देखना, आकाश में गए उपग्रह को देखना, ये आपका बच्चों कहलाता है खगोलीय दूरदर्शी। तो जब हम खगोलीय दूरदर्शी से देखते हैं तो वस्तु उल्टा बनता है तो भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा है तो इसमें क्या दिक्कत है? वस्तु को उल्टा है तो हम उल्टा देख लेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए बस। तो खगोलीय दूरदर्शी जो है किसी भी पिंड का, किसी भी मान लीजिए ग्रह उपग्रह का जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रूप से बनाता है। उल्टा बनाए फिर भी उसको हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ये होता है, दूरदर्शी में एक चीज ये है कि जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, उल्टा है तो भी हम उसको समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खगोलीय पिंड समानता नेत्र से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अतः प्रतिबिंब उल्टा बनने पर खगोलीय पिंड के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं होती है। देखो क्या बोल रहा है, खगोलीय पिंड समानता नेत्र से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, खगोलीय पिंड का मतलब ये हुआ यदि खगोलीय पिंड है बच्चों, ऊपर की पिंड है, तो वो हमें नेत्र से स्पष्ट दिखाई नहीं देते। और यदि हम वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे, वही चीज है ना, खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा। और जब प्रतिबिंब स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा बच्चों तो उल्टा भी बनेगा, फिर भी हमें कठिनाई नहीं होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, सामान्य समायोजन का क्या अर्थ है? सामान्य समायोजन की स्थिति में सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में नेत्र श्रांत अवस्था में होता है और उस पर कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि इसका कारण है, यहां पर भी एक क्वेश्चन मिला था, जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कहीं पे एक क्वेश्चन था ना, दूरदर्शी से अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर बनने से आंतरिक कोण बड़ा हो जाता है, मतलब दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है। जब दर्शन कोण का मान बढ़ गया तो प्रतिबिंब हमें आवर्धित रूप से स्पष्ट दिखाई देती है, जिस कारण हमारे आंख में तनाव नहीं होता। अब जैसे आप किसी वस्तु को देखना चाहें, आपके पैर में एक छोटा सा मान लीजिए कील लग गया, छोटा सा कांटा लग गया, अब वो कांटा नहीं दिखाई देता है, इतना सूक्ष्म है, तो आप इतना आंख में प्रेशर देकर देखते हैं। और यदि कोई चीज स्पष्ट रूप से बड़ा सा कांटा लगा तो आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं, बड़ा सा कील लगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये बताया गया कि भाई साहब समान समायोजन में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जिससे दर्शन कोण का मान, अंतरित कोण का मान जो बड़ा हो जाता है। अब जब बड़ा हो जाता है तो हमें आंख को उतना ज्यादा प्रभाव
नहीं देना पड़ता, उतना ज़्यादा तनाव नहीं देना पड़ता, ये चीज़ बोला गया है समान समायोजन में। चीज़ें समझ गए ना कि भाई अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, इससे आंख पर दर्शन कोण का मान बढ़ गया, सिंपल है, दर्शन कोण का मान बढ़ गया जिससे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है वस्तु। अगला देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, क्यों? देखो इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ थोड़ा सा डायग्राम से। ये मैंने कहा भाई साहब, एक मेरे पास ये समायोजन का एक अक्ष है, इसमें मैंने कहा एक छोटा सा लेंस अभिदर्शक लेंस कर दिया और इधर मान लो नेत्रिका लेंस है। बोला ये गया कि ये जो है थोड़ा सा फोकस दूरी इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। फोकस दूरी कम होने का तात्पर्य है कि वस्तु को हमेशा, जैसे यहाँ पे फोकस है FO, वस्तु को हम फोकस दूरी से बाहर रखते हैं, वस्तु को हम फोकस दूरी से बाहर रखते हैं। यदि इसकी फोकस दूरी अधिक होगी तो वस्तु को और थोड़ी दूर रखना पड़ेगा, जिससे यहाँ से प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, संपूर्ण प्रकाश किरण इस अभिदर्शक से होकर नहीं जाएगी। थोड़ा समझें, हमने क्या कहा, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वस्तु को फोकस से बाहर रखते हैं। यदि फोकस दूरी ही बढ़ा दिया जाए तो वस्तु को और दूर रखना पड़ेगा, जिससे यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण अभिदर्शक से होकर संपूर्ण रूप से नहीं जा सकेंगी, जिससे उसका स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिदर्शक लेंस है। अभिदर्शक लेंस है बच्चों, इसके फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाए तो वस्तु और दूर रखेंगे, जिससे यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण इसमें स्पष्ट रूप से सभी किरणें नहीं जा पाएंगी, जिससे इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखो जरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को अभिदर्शक के निकट उसके फोकस के बाहर रखते हैं, अतः अभिदर्शक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ऐसा करने से सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, और वहीं पर यदि हम फोकस दूरी बढ़ा दें तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी के अभिदर्शक पर मक्खी बैठ जाए, अब मक्खी छोटी सी होती है तो मक्खी बैठ जाने से ऐसा नहीं होता कि संपूर्ण प्रकाश किरण रुक जाए, तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मक्खी के बैठ जाने से अभिदर्शक से प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की संख्या घट जाएगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए संपूर्ण प्रकाश किरण घट जाए, ऐसा नहीं है। जैसे इतना बड़ा बच्चों ये आपका अभिदर्शक लेंस है, छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा मक्खी बैठ जाए तो प्रकाश किरणें बाकी तो जाएंगी ना, एक ही दो प्रकाश किरणें यहाँ से रुक पाएगी। तो भाई साहब मान लो 10 प्रकाश किरण रुक गई, अब कई सारे प्रकाश किरणें सतत रूप से चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अभिदर्शक पर मक्खी बैठ भी जाती है तो जो भी प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें उनकी संख्या घट जाएगी। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से प्रकाश किरण अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि अभिदर्शक इतना भी छोटा नहीं होता कि मक्खी के बराबर, मक्खी से कई गुना बड़ा होता है, तो अन्य प्रकाश किरणें तो जाएगी। इसलिए ये बोला गया कि भाई साहब जो प्रकाश किरणें उनकी संख्या घट जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, किंतु प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब जहां पर बनना है वहीं पे बनेगा, बस इतना है। तो उसकी तीव्रता में कमी आएगी, थोड़ा सा धुंधलापन नजर आ जाए, इतना भी धुंधलापन नहीं होगा। तीव्रता मतलब उतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा जितना कि मक्खी ना बैठने से दिखाई दे। तो ये मक्खी बैठ जाने से ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, साथ में हमने 2 अंतर आपको ऑलरेडी कराया था, लेकिन ये 3-3 नंबर का अंतर है और जरूरी भी है बच्चों, इसलिए एक बार फिर से इनको देख लो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर देख लो, फटाफट यहाँ पर देखना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? ये सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से बड़ा बनाकर दिखाता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने के लिए करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में बच्चों इसमें हम आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक की फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है। अब ये थोड़ा सा आपको डाउट में रखता हूँ, कैसे हो गया सर? अभिदर्शक की फोकस दूरी, जो सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, ये सूक्ष्मदर्शी है मान के चलता हूँ, तो अभिदर्शक थोड़ा सा छोटा होता है और नेत्रिका इसमें से बड़ा होता है। तो भैया यदि यहाँ पर लेंस छोटा है तो इसकी फोकस दूरी भी कम होगी और इसका द्वारक भी कम होगा, ठीक है, इसका द्वारक भी कम होगा। लेकिन नेत्रिका लेंस, इसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी और इसका द्वारक भी अधिक होगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये होता है कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है बच्चों, ठीक है। वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी में उल्टा होता है, कि हमारा अभिदर्शक बड़ा होता है और नेत्रिका ये छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी आप कह सकते हो
कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है, अपोजिट है एक दूसरे के। अब इन दोनों में डिफरेंस तो होता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों लेंस में डिफरेंस होता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका में थोड़ा बहुत अंतर होता है बच्चों। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो फोकस दूरी का बहुत कम अंतर पाया जाता है, मतलब सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में इनके फोकस दूरियों में अंतर ज्यादा पाया जाता है। अब वही भैया फोकस दूरी के समान ही द्वारक भी है भाई, फोकस दूरी जिसकी कम होगी द्वारक भी उसका मान कम होगा, यानी अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है, क्योंकि फोकस दूरी ऑलरेडी कम है तो द्वारक भी छोटा होगा। खगोलीय दूरदर्शी में उल्टा हो जाएगा, अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से बड़ा होता है। इसी के साथ साथ दूसरा अंतर ये भी तैयार करना बच्चों, अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। ये सब 2-2 अंक 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है, बन जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आपको तैयार करना है। अपवर्ती में बच्चों जो भी अभिदृश्यक होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये मेन डिफरेंस है। और परावर्ती में एक अपरवलयाकार दर्पण प्रयोग किया जाता है अभिदृश्यक के रूप में, या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी यहाँ पे अंतर इसमें डिफरेंस यही है कि अपवर्ती दूरदर्शी जो है, जैसे खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक उत्तल लेंस होता है, लेकिन वहीं पे हम परावर्ती दूरदर्शी की बात करें बच्चों, परावर्ती है, ठीक है, ये परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी में यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा अभिदृश्यक लेंस है वो लेंस ना होकर के एक परवलयाकार दर्पण होता है। अपवर्ती दूरदर्शी का एक आध एग्जाम्पल बताओ तो खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, ये अपवर्ती दूरदर्शी हैं। परावर्ती दूरदर्शी में बच्चों न्यूटनी दूरदर्शी, या जिसे हम कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कह सकते हैं, न्यूटनी दूरदर्शी या कैसेग्रेन दूरदर्शी, ये आपके कौन सी दूरदर्शी है? परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी में बच्चों वर्ण विपथन और गोली विपथन में दोष होता है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में नहीं होता ऐसा। इसमें ना तो कोई वर्ण विपथन ना तो कोई गोली विपथन, किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता और प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अपवर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई, भाई साहब यहाँ पर देखो एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, इसी कारण से प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, मतलब अपेक्षाकृत कम चमकीला दिखाई देता है। पहले ही बता दिया गया ना, इसमें कुछ दोष पाया जाता है, लेकिन परावर्ती में नहीं होता। बेहतरीन रूप से संपूर्ण प्रकाश किरण को एकत्रित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की दूरदर्शी में जो भी प्रकाश किरणें आती है उसको एकत्रित करने की इसमें क्षमता होती है, और अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें कम समायोजन करना पड़ता है, इसका प्रयोग आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा समायोजन करना कठिन है, इसलिए भैया इसका प्रयोग करना भी आसान नहीं है। इसकी लंबाई अधिक होती है अपवर्ती में, और परावर्ती में इसकी लंबाई कम होती है। हम मैक्सिमम चाहते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन कराएं, चलिए एक आध दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 8 है। अभिदृश्यक का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं, अभिदृश्यक मतलब MO, कितना है हमारे पास 8 है, ठीक है। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 4 है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ME है वो 4 है। अभिदृश्यक में हमेशा निगेटिव होता है बच्चों, क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ, तो m बराबर हो जाएगा MO इंटू ME, तो कितना हो जाएगा? m बराबर -8 × 4 बराबर -32। ये आपका आंसर हो गया। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न बच्चों, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन 10 है, ठीक है। कोणीय आवर्धन मतलब m बराबर कितना है? 10 है। यदि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण 6 डिग्री, प्रतिबिंब द्वारा मतलब बीटा बराबर 6 डिग्री है, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण का मान निकालना है। तो बच्चों m बराबर कितना होता है? बीटा बटे अल्फा, ये सबको पता है, ठीक है। तो मैं अल्फा बराबर कह सकता हूं कि बीटा बटा m हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा का मान कितना है? 6, m का मान कितना है? 10, तो इस प्रकार 0.6 डिग्री आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के जितने भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे, कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को मैक्सिमम समझा सकूं बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें। प्लेलिस्ट में आपको जितने वीडियो हैं वो मिल जाते हैं, होमवर्क जो भी दिया जाता है उसे भी आप तैयार करते चलें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।